हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के चैप्टर 2 यानी कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के पार्ट 3 को करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सीरियल वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, कल की जो सेशन में मैंने लास्ट जो क्वेश्चन कराया था 100 नंबर का था, क्या दिया था कि विद्यार्थियों की बुद्धि योग्यता की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा में किन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो मैंने आपको सभी बताया था, इंट्रा क्लास ग्रुपिंग, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन और होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर बताया था। अब आज की वीडियो में 101 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 101 नंबर से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करा देना चाहता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो कल के वीडियो में था कि अगर आदमी कोई भी चीज़ सीख रहा है तो 20 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट बाद कितने प्रतिशत वो भूल जाएगा। तो 20 मिनट में वो भूल जाएगा 42% जो भी सीखा है। और ऐसे ही अगर पूछा जाए कि अगर जो चीज़ सीखा है 1 घंटे में कितना प्रतिशत वो भूल जाएगा, तो 46%। इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ऐसे पूछ देगा 9 घंटे में, तो 9 घंटे में लोग कितने परसेंट भूल जाते हैं, तो 9 घंटे में भूल जाते हैं 64%। ऐसे ही पूछ देगा 24 आवर्स में, 24 आवर्स में कितने परसेंट लोग भूल जाते हैं जो भी सीखे हैं, तो 24 आवर्स में 66% लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही अगर पूछ दिया 48 घंटे में कितने प्रतिशत भूल जाते हैं लोग, तो 48 घंटे में 66% जो है वो अपनी जो भी कुछ सीखे हैं वो भूल जाते हैं। ऐसे ही 7 डे का पूछ लिया जाता है, 7 डे में कितने प्रतिशत लोग भूल जाते हैं जो भी सीखे हैं, तो 7 दिन में वो लगभग 75% भूल जाते हैं। ऐसे ही अगर पूछ दिया 30 दिन में कितने प्रतिशत लोग भूल जाते हैं, तो 30 दिन में अगर कोई चीज़ रिवीजन ना किया जाए तो वो 79% लोग भूल जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि एग्जाम में किसी ना किसी एक क्वेश्चन आना ही है, इसलिए मैंने रिवीजन करा दिया। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है इंट्रा क्लास ग्रुपिंग इज रिलेटेड टू। इंट्रा क्लास क्या होता है, जिसमें हम ग्रुप में बात करते हैं, वो क्या होता है, किससे संबंधित होता है, तो वो संबंधित होता है कि मध्यम एवं कमजोर कुशाग्र बुद्धि वालों को समान अवसर मिलता है, और बुद्धि लेवल के अनुसार 2 या 3 ग्रुप में बांटना, उसी को इंट्रा क्लास ग्रुपिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। दिया है होमोजीनियस ग्रुपिंग इस से संबंधित है। तो होमोजीनियस ग्रुपिंग से संबंधित क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बुद्धि लेवल के अनुसार न कि कम उम्र के और कार्य कुशलता के आधार पर उनके ग्रुप बदलते रहना चाहिए, उसी को होमोजीनियस ग्रुपिंग कहते हैं। चलिए हम होमोजीनियस के यहाँ पे आपको अर्थ बता दें। होमोजीनियस का अर्थ होता है समांगी। जैसे पानी में अगर कोई चीज़ मिला दिया जाए, चीनी वगैरह, तो वो समांगी मिश्रण बनाता है, यानी कि सभी पार्ट में समान रूप से चीनी घुल जाता है, उसी को होमोजीनियस कहते हैं। तो यहाँ होमोजीनियस ग्रुपिंग से मतलब है कि ऐसे छात्र जिनकी बुद्धि लेवल एक होता है, ठीक है, न कि उम्र, ठीक है। ये नहीं कि मतलब 19 साल का है तो 19 साल के लड़के के साथ ग्रुपिंग करवाएंगे। यहाँ जो माइंड लेवल है, दोनों का माइंड लेवल सेम होता है, तो उनकी ग्रुपिंग को हम होमोजीनियस ग्रुपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 103 नंबर दिया है आई सेंस आर्गन। आई सेंस आर्गन क्या है, हमारी आंख जो है वो आंख क्या है, दृश्य सेंस होता है। मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है, यानी कि आई से लगभग हम कितने प्रतिशत सीख जाते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हम सीखते हैं आई के द्वारा ही सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई सेंस आर्गन द्वारा मैक्सिमम लर्निंग जो होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे एजुकेशन का। जैसे कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बताया 3 + 2, तो ये तो आपने आंखों से देखेंगे तो इसको समझ जाएंगे कि 5 होगा। ये सिर्फ आप आंखों से देखकर भी समझ सकते हैं, या आप सुनेंगे तो भी समझ सकते हैं। तो आई लर्निंग के द्वारा एजुकेशन जो लर्निंग है 75% लोग सीखते हैं। अगर गूंगा व्यक्ति भी है, व्हाइट बोर्ड पे अगर कोई टीचर बता रहा है तो वो समझ जाएगा आई सेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ एजुकेशन जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं
वो एजुकेशन लर्निंग है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस या कोई भी अपना ट्रेड से संबंधित। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाया जाता है, जैसे आपको सीटीआई के अंतर्गत आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, जो ट्रेनिंग आपको सिखाया जाता है वो वोकेशनल। और केमिकल लर्निंग क्या होता है? केमिकल लर्निंग होता है जैसे रिएक्शन ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, तो हमें पता है कि पानी बनाता है। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 104 नंबर पे दोस्तों दिया है ईयर सेंस आर्गन द्वारा मैक्सिमम लर्निंग की जा सकती है। तो अभी मैंने बताया 104 नंबर का सबसे ज़्यादा ईयर सेंस से द्वारा भी हम क्या मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं? एजुकेशन लर्न कर सकते हैं। वोकेशन हम लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली चीज़ें हम सिर्फ सुनकर नहीं कर सकते हैं, उसको साथ साथ देखना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने बता दिया कोई भी चीज़ कि प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए कि इंजन कैसे बनाना है या अन्य कोई भी चीज़ें जो प्रैक्टिकल की हैं, बिना देखे हम सामान नहीं पहचान पाएंगे, तो सिर्फ बताने से नहीं हो पाएगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और केमिकल भी ऐसे ही है, इसको तो हमें दोनों चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन लर्निंग भी चाहिए, यानी कि उसकी नॉलेज होना चाहिए कि एच कितनी मात्रा में मिलना चाहिए और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में मिलेगा, तब H2O बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 105 नंबर पे। दिया है ईयर सेंस आर्गन द्वारा वोकेशनल लर्निंग परसेंटेज में है। तो ईयर सेंस द्वारा आर्गन, जो ईयर सेंस आर्गन है, वोकेशनल लर्निंग इसके द्वारा सीखा जा सकता है सिर्फ 10%। सिर्फ हम मतलब यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ईयर जो सेंस है यानी कि कान सेंस द्वारा, यानी कि सुनकर सिर्फ हम 10% सीख सकते हैं वोकेशनल लर्निंग को। वोकेशनल लर्निंग मैंने क्या बताया, जो हमारा ट्रेनिंग चलता है प्रैक्टिकली चीज़ होती है। और प्रैक्टिकली चीज़ें हम अधिकतम कैसे सीखेंगे? जब उसको हम आंखों से देखेंगे, आई से देखेंगे और हैंड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीखेंगे अगर दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, और आंखों से भी देख रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे, और हाथ से उसको कर दिए तो काफ़ी ज़्यादा सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 106 नंबर दिया है किस सेंस आर्गन का वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशत अधिक रहती है। तो यहाँ सेंस आर्गन पूछ रहा है वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशत अधिक रहती है किस वाले में? तो यहाँ स्किन का इस्तेमाल, यानी कि, और देखिए स्किन का इस्तेमाल का मतलब है यहाँ हाथों का जो इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो कुछ भी सीखा है और अगर हमने उसको प्रैक्टिकल में नहीं किया, अपने हाथों से नहीं किया, तो हम वोकेशनल लर्निंग नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है? स्किन, यानी कि स्किन का मतलब है यहाँ पे हाथों के द्वारा जो चीज़ करेंगे वोकेशनल लर्निंग हम ज़्यादा सीखेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन अगर स्किन नहीं होता, हैंड होता तो हैंड होता, और ये इसमें स्किन भी नहीं होता, हैंड भी नहीं होता, तो हमारा सबसे ज़्यादा वोकेशनल लर्निंग किससे सीखते हैं? आई से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर अभी स्किन दिया है, स्किन की जगह हैंड भी दे सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 107 नंबर दिया है किस सेंस आर्गन का केमिकल लर्निंग में प्रतिशत अधिक रहती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मैं बताना चाहूँगा, ईयर, नोज, आई। तो जो केमिकल लर्निंग की प्रतिशत अधिक होती है वो टंग, जीभ होता है। जीभ के द्वारा ही हम, देखिए कोई भी चीज़ आपको खिलाएं, नींबू खिलाएं तो आप खट्टा बता देंगे, उसका केमिकल रिएक्शन ही है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और मीठा चीज़ खिलाएं तो मीठा बता देंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो सेंस करेगा, कौन सा करेगा? यहाँ पे जो टंग है वो केमिकल रिएक्शन तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, आप सुनकर नहीं बता सकते, ईयर के द्वारा, कानों द्वारा सुनकर नहीं बता सकते। हाँ, नोज के द्वारा थोड़ा केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं। हो सकता है आपकी कुछ जलने की बदबू आती है तो क्या कहते हैं, कुछ जल रहा है क्या, तार जलता है, मान लीजिए वायर जल रहा है तो वायर की महक से आप पहचान जाते हैं कहीं कोई बिजली की तार जल रही है, तो इसके द्वारा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो टंग होगा। आई के द्वारा हम देखकर नहीं बता सकते कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम जीभ के द्वारा, आई के द्वारा बस देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं जो चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें जल रहा है, जैसे वायर मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो वायर जल रहा है तो आप पहचान जाएंगे देखकर। लेकिन और रिएक्शन जो आप कभी उसका नॉलेज नहीं लिए हैं तो आँख के द्वारा नहीं बता सकते, बस ये देखेंगे कि हाँ हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा जाए कौन क्या चीज़ जल रहा है तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 108 नंबर दिया है किस सेंस आर्गन का एजुकेशनल लर्निंग में प्रतिशत सबसे कम रहती है। तो कौन सा सेंस है जो एजुकेशन लर्निंग में सबसे कम रहता है? तो यहाँ पे जो होगा नोज जो होगा और टंग होगा। इसमें एजुकेशन लर्निंग जो होता है इसकी कोई यूज नहीं पड़ती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मुझे कोई टीचर दिखा रहा है तो हम तो जो चीज़ भी ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे पढ़ाएगा तो हम सिर्फ आंखों द्वारा तो उसको करेंगे ना, एजुकेशन लर्निंग सीखेंगे। और यहाँ पे अगर देखिए
आई हो गया, प्लस यहाँ पे ईयर भी रहता है, तो हम ईयर द्वारा भी एजुकेशन लर्निंग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि एजुकेशन लर्निंग में प्रतिशत सबसे कम रहती है। तो प्रतिशत कौन किस में कम रहती है, नोज में, यानी कि नोज से हम प्रतिशत एजुकेशन लर्निंग थोड़ी ना लेते हैं, और टंग से, यानी कि बोथ बी एंड सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किससे लेते हैं एजुकेशन लर्निंग, आई से लेते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता है, प्रतिशत में सबसे अधिक रहता है तो आई के द्वारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 109 नंबर दिया है, किस सेंस ऑर्गन का वोकेशनल लर्निंग में प्रतिशत सबसे कम रहता है। तो वोकेशनल लर्निंग में सबसे प्रतिशत कम रहता है, किसका रहता है दोस्तों यहाँ पे, तो जो जीव की वोकेशनल लर्निंग में काफ़ी कम पड़ता है। बाकी हम स्किन का यानी कि हाथ का इस्तेमाल करते हैं, कानों का सुनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी महक का भी इस्तेमाल करते हैं वोकेशनल लर्निंग में। जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया वायर का, तो वायर जलेगा तो आप इसके द्वारा भी क्या करेंगे, वोकेशनल लर्निंग किए हैं कि तार का महक ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 110 नंबर। फीलिंग क्या है ये बताना है आपको। तो फीलिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग देख रहे होंगे शुरू से, पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो फीलिंग होता है वो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ और थिंकिंग होती है। ठीक है, यानी कि हम जब बोलते हैं ना इसके अंदर फीलिंग्स है उसके लिए, तो क्या होता है, उसके लिए समझ होती है और उसके लिए वो सोचता भी है, तो उसी को फीलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 111 नंबर दिया है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता। क्या होता है, क्षमता। तो कैपेसिटी इज क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपकी एबिलिटी और आपकी रुचि, ठीक है, आपकी योग्यता और आप उसमें कितना रुचि दिखाते हैं, वही आपकी कैपेसिटी हो जाएगा। जैसे आपको काम करने की इच्छा है, जैसे आपने कोई काम सीखा, इंजन बनाना सीख लिया गाड़ी का, तो उसमें आपकी योग्यता हो गई, लेकिन उस इंजन को बनाने में आप कितनी रुचि ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं। अगर ये दोनों मिलेगा तो आपको कैपेसिटी का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 112 नंबर दिया है, पॉजिटिव लर्निंग का सही, सॉरी 112 नंबर पे चलते हैं, पॉजिटिव लर्निंग का सही क्रम है। तो पॉजिटिव लर्निंग का सही क्रम क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, पॉजिटिव लर्निंग का जो सीक्वेंस होगा, पहले आपको प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम को सीखने के लिए। ठीक है, फिर उसके प्रति आपका संवेदना उपलब्धि होना चाहिए। ठीक, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी उस पर वर्क करेंगे आप, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और सुनिश्चित करेंगे, यानी कि 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, 113 नंबर दिया है, स्टेप ऑफ टीचिंग का सही क्रम है, यानी कि टीचिंग का स्टेप बताना है। अगर मान लीजिए आपने CTI कर लिया तो आपको टीचिंग करना ही पड़ेगा कोई ना कोई ITI कॉलेज में, तो क्या करेंगे, आपको सही क्रम आना चाहिए, टीचिंग का, पढ़ाने का सही ढंग आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप करेंगे यहाँ पे देखिए, प्रिपरेशन करेंगे। जो भी चीज़ें आपको टीच करना है, पढ़ाना है, तो सबसे पहले उस चीज़ को प्रिपरेशन करिए। ठीक, फिर उसके बाद आप उसका प्रेजेंटेशन बनाइए, यानी कि पहला ऑप्शन में है। तो पहले आपको क्या करना है, कोई चीज़ तैयार करिए, जो भी चीज़ें पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज ही पढ़ाना है, तो पहले तो उसकी अपनी तैयारी होनी चाहिए ना, तो ही तो आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले तीसरा ऑप्शन सही होगा, कोई भी चीज़ है उसको आप पहले तैयार करिए, फिर उसका प्रेजेंटेशन बनाइए कि क्या क्या आपको सवाल बताना है, कैसे बताना है। ठीक, उसके बाद आपको उस पर एप्लीकेशन यानी कि यूज करना है। कौन कौन से एप्लीकेशन लगेंगे परसेंटेज में, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज के अंदर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सभी, तो आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा, चौथा यहाँ। फिर आप जो भी पढ़ाए हैं उसका इवेल्युएशन किया जाता है, यानी लड़कों को जांचा जाता है। जांचेंगे कैसे, टेस्ट के द्वारा, यानी कि दूसरा यहाँ पे टेस्ट है। तो जो सही हो गया 3 1 4 2, कौन से ऑप्शन में, 3 1 4 2, तीसरे ऑप्शन में सी में, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो निर्माण करना है, प्रिपरेशन करना है, जो चीज़ें पढ़ाना है उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, उसकी एप्लीकेशन बनाना है, और जो चीज़ें पढ़ाए हैं उसकी मतलब जांच के लिए आपको टेस्ट भी लेना है लड़कों से। तो 1 3 4 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 114 नंबर दिया है, ला अप्लाइड ऑन प्रेजेंटेशन। कौन सा ला प्रेजेंटेशन पे अप्लाई होता है। तो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कौन सा ला उस पर अप्लाइड होता है। तो देखिए, ला ऑफ एसोसिएशन, ला ऑफ सेटिस्फैक्शन,
डिससेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट। तो ये ए और बी दोनों क्या होता है कि आपका अप्लाइड होता है, यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 115 नंबर। दिया ला अप्लाइड ऑन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कौन सा ला अप्लाइड होता है, कौन सा नियम लागू होता है? तो प्रिपरेशन में जो नियम लागू होता है ला ऑफ रीडनेस एंड ला ऑफ इफेक्ट, यानी कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे नियम के द्वारा और उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे स्टूडेंट पे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ला अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्या अप्लाइड होता है, कौन सी ला, ठीक है, कौन सा नियम लागू होता है? एप्लीकेशन क्या है, जो भी चीज़ें आप तैयार डाटा कर रहे हैं उस पर कौन सा, कहाँ से, मतलब वो। तो 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ला ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप बार बार उसको सीखिए। ला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, और अपनी तीव्रता को बढ़ाइए रिस्पॉन्स देने के लिए। रिस्पॉन्स देने का मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको समझाइए, अपने स्टूडेंट को समझाइए। और ला ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं उस पर आपको संबंध रहना चाहिए, यानी कि वो सभी चीज़ें आप उससे रिलेटेड डाटा को तैयार रखना है। तो यानी कि आल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 117 नंबर। ला अप्लाइड ऑन टेस्ट। टेस्ट पे कौन सा नियम लागू होता है? तो जो टेस्ट पे नियम लागू होता है दोस्तों, यहाँ पे ला ऑफ सेटिस्फेक्शन और लास्ट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी कि जो टेस्ट लेने के बाद आपको उससे लड़कों को क्या सेटिस्फेक्शन मिले, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया या जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल करवाया है वो क्या है कि मतलब आपका कंफर्म हो चुका है, लड़कों को भी संतुष्टि उससे मिल जाए कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और सिंगुलरिटी मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि हर एक लड़के को वो टॉपिक आना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रक्टर है तो जरूरी नहीं है, जो लड़के सीखना चाहते हैं उनको आना चाहिए। ये नहीं कि आप सिखाने में लगे हैं, अब कोई लड़के पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको छोड़िए, उनको इग्नोर करिए। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको तो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 118 नंबर। रिलेटेड टू प्रिपरेशन इज। रिलेटेड टू प्रिपरेशन यानी कि जो तैयारी करेंगे आप वो किससे संबंधित है, कैसे तैयारी करेंगे? तो यहाँ व्हाट एंड व्हाट, ठीक है, यानी कि आप क्या तैयार कर रहे हैं वो उससे संबंध है ना, व्हाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से क्या संबंधित है? तो प्रेजेंटेशन से जो संबंधित है हाउ टेल एंड शो, ठीक है। हाउ टेल एंड शो का मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया उसको आप कैसे बताएंगे और कैसे प्रदर्शित कर देंगे सामने वाले को, जो भी आपके स्टूडेंट है तो उसके सामने आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे, कैसे बताएंगे और कैसे दिखाएंगे, यही चीज़ें हाउ से रहता है। यानी कि प्रेजेंटेशन किसे कैसे, हाउ से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे चलते हैं। रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे प्रैक्टिस से रिलेटेड है कि आप कैसे गाइड करेंगे और वो करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, वही एप्लीकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 121 नंबर। टेस्ट एंड इवेल्युएशन आ गया ना, मैंने अभी बोला था जो लाइन थी, सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना था, फिर आपको प्रेजेंटेशन के बाद क्या करना था, प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद आपको एप्लीकेशन जुटाने थे और लास्ट में टेस्ट लेना था इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उसका प्रिपरेशन करेंगे या और आप एप्लीकेशन तैयार करेंगे और टेस्ट लेंगे। चलिए, तो इस टेस्ट एंड इवेल्युएशन किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो टेस्ट और इवेल्युएशन, इवेल्युएशन द लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों की जांच करते हैं कि कितना लेवल तक ये सीख चुके हैं। मान लीजिए आपको 10 टॉपिक पढ़ाना है, 10 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट लेना है कि उसमें कितनी चीज़ें ये लोग जान गए, उसी को इवेल्युएशन ऑफ लेवल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। सेंसेशन इज नॉट। सेंसेशन क्या नहीं है ये बताना है। तो सेंस क्या होता है? जो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ भी फीलिंग्स हो, अनुभूति हो, उसी को सेंसेशन कहते हैं। तो सुनना क्या है? ये भी सेंसेशन है। सूंघना क्या है? ये भी सेंसेशन है। स्वाद कोई भी लेते हैं, हमें सेंस होता है कि क्या है। पढ़ना यहाँ पे सेंसेशन नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 नंबर। वुडवर्ड के अनुसार चिंतन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो वुडवर्ड के अनुसार, सिर्फ आपको ये याद रख लीजिए, बस रट भी लीजिए, एग्जाम में आएगा। तो वुडवर्ड के अनुसार जो यहाँ पे आपका चिंतन प्रक्रिया है वो कितने चरणों में बांटा गया है? तो वो टोटल 4 चरणों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 124 नंबर।
मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा है, तो कल्पना का परिभाषा क्या है दोस्तों? दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना है, मैकडूगल के अनुसार कल्पना की परिभाषा है। नेक्स्ट है 125 नंबर, दिया है मैकडूगल के अनुसार कल्पना कितने प्रकार की बताई गई है? तो मैकडूगल के अनुसार जो कल्पना बताई गई है वो टोटल 2, वो कौन कौन सा? अदनात्मक और सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 126 नंबर, मैकडूगल के अनुसार अदनात्मक कल्पनाएं, तो अदनात्मक कल्पनाएं क्या होती है? ऐसी कल्पनाएं, ठीक है, जो दूसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई हो, वो अदनात्मक यानी कि आदान किया गया है, और यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका ये कुछ कहानी या नई जानकारियाँ की गई कल्पना, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ एंड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 127 नंबर, 127 नंबर का क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार सृजनात्मक कल्पनाएं, तो सृजनात्मक कल्पनाएं क्या है दोस्तों? कि चित्रकार, लेखक व अपने विचारों को की गई कल्पना को हम मैकडूगल की सृजनात्मक कल्पना कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा, यही करेक्ट है। दूसरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई कल्पना क्या है? ये आदनात्मक कल्पना है। कुछ कहानी नई जानकारी को की गई कल्पना, ये भी आदनात्मक है, यानी कि सृजनात्मक सिर्फ ए वाला पार्ट होगा, बाकी ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? बी और सी, ये आदनात्मक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी ये सेशन देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, हम आपके लिए, यही लाइक हमारा मोटिवेट करता है आपको वीडियो देने में। ओके, चलिए 128 नंबर का आंसर बताइए। दिया है बुद्धि के संबंध में सही है, नहीं है, तो बुद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे तो खाना खाना ही बुद्धि है, ये सही नहीं है। तो बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि जन्मजात तथा वंश परंपरागत प्राप्त शक्ति है, सही है। ज्ञान, प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग करना बुद्धि है, ये भी सही है। और बुद्धि मानसिक योग्यता है, ये तीनों बुद्धि के लिए संबंध में सही है। तो क्या सही नहीं है? खाना खाना की ही बुद्धि है, यही सही नहीं है। 129 नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है बुद्धि उपलब्धि के लिए सही सूत्र है, तो बुद्धि उपलब्धि के लिए जो सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु और वास्तविक आयु को क्या करते हैं? जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी डाटा आता है, जो भी मतलब मान लीजिए मानसिक बुद्धि है आपका 20 और वास्तविक बुद्धि होना चाहिए 100, तो क्या हो जाएगा? 0 जो आपका आएगा 1/5, यानी कि 0. यहाँ पे 1/100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/5, ठीक है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा, तो ये आपका क्या है? बुद्धि उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्धि अंक व बुद्धि गुणांक के लिए सूत्र है, तो बुद्धि अंक और बुद्धि गुणांक का सूत्र आपको याद रख लेना है, बस आप इसको याद रखिएगा। क्या होता है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु, अभी जो क्या है, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा, यही बुद्धि अंक या बुद्धि गुणांक है। तो सबसे पहले क्या है? मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है? जैसे कुछ लड़कों का बुद्धि मतलब बड़े हो जाते हैं, 20 साल का हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि उनका क्या रहता है? 10 साल के लड़कों का, तो वही मानसिक आयु हो गया कि 10 साल लड़कों का है। अब वास्तविक आयु क्या है? 20 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 131 नंबर, प्रतिभाशाली के लिए बुद्धि उपलब्धि है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बुद्धि के लिए, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं उनकी बुद्धि की उपलब्धि जो होती है वो 140 से ऊपर होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए बुद्धि उपलब्धि है, जो प्रखर रूप से बुद्धि वाले हैं व्यक्ति, उनके लिए बुद्धि कितनी होती है? तो 120 से 130 होता है। नेक्स्ट है 133 नंबर, तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी की बुद्धि उपलब्धि होगी, कितनी होती है? तो उनका 110 से 120। तो अभी याद रखिएगा, तीव्र बुद्धि वाले 110 से 120, और ये याद रख लीजिए, एक तीव्र वाले 110, प्रखर वाले 120 से 30, और 131 क्या था कि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 134 नंबर दिया है, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि होगी, तो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है दोस्तों? 90 से 110, जो सामान्य लोग हैं। नेक्स्ट है 135 नंबर, दिया है मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है? तो जो मंद बुद्धि के होते हैं उनकी जो बुद्धि उपलब्धि होती है 80 से 90 होते हैं। नेक्स्ट है 136 नंबर, मूर्ख की व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है?
तो मूर्ख की व्यक्ति की बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है दोस्तों? 60 से 70। ये डाटा मैं आपको याद करा दूंगा, बस आप रिवीजन करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन डेली रिवीजन करवाऊंगा जैसे कि स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है वो? तो आप सभी को पता है होना चाहिए, ये पावलोव की सिद्धांत है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, पावलोव की सिद्धांत। नेक्स्ट है 138 नंबर, पावलोव ने किसका उदाहरण देकर कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को समझाया था? तो किसका रिस्पॉन्स देकर ये समझाया था पावलोव? आपको ये याद रहना चाहिए कि ये कुत्ता, घंटी और खाना का सिद्धांत से समझाया था। क्या होता था, जब भी कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उस समय घंटी बजाया जाता था, तो उसको आदत पड़ गई, घंटी सुनते ही वो उसको लगता था कि अब मुझे खाना खाने का वक्त हो चुका है। जब भी घंटी का आवाज़ सुनता था, उसी सिद्धांत को हम पावलोव की सिद्धांत कहते हैं। आपको पता होगा, एक कुत्ता था, कुत्ता क्या था, जब भी घंटी की आवाज़ सुनता था, खाना जब भी उसको दिया जाता था तो घंटी बजा कर दिया जाता था, जिससे उसके अंदर आदत पड़ गई थी, जब भी वो घंटी का आवाज़ सुनता था तो उसको खाने की फीलिंग आने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, इनसाइट लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्ट अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो इनसाइट लर्निंग जो जिसने दिया उनका नाम था जस्टार्ट कोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 140 नंबर, जिया बंदर यानी कि चिंपांजी का उदाहरण किसने दिया था? तो चिंपांजी का जो उदाहरण दिया था, 1 मिनट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 1 मिनट जरा मैं इसको 140 नंबर, हाँ, बंदर चिंपांजी का उदाहरण किसने दिया था बताइए? यहाँ पे आपको पता होगा तो कोलर ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए क्योंकि ये अक्सर हर साल लगभग ये कोलर से आ जाता है। तो बंदर का याद रखिएगा, कोलर ने दिया था। 141 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। तो व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया क्या है? एजुकेशन जो है व्यक्ति को विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। तो व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का विज्ञान कौन सा है? तो आपको याद रखना है साइकोलॉजी, व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। नेक्स्ट है 143 नंबर, सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन को कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनरल साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन कहलाता है। तो शिक्षा का सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन क्या कहलाता है दोस्तों? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 145 नंबर, दिया है कि ज्ञानेंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ज्ञानेंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया को हम कहते हैं बिहेवियर के द्वारा ही हमारी ज्ञानेंद्रिय क्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है बिहेवियर। क्या कहा जाता है? बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 147 नंबर, दिया है तंत्रिका तंत्र के समायोजन में ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने वाली क्रिया है। तो तंत्रिका तंत्र के समायोजन में ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने वाली प्रक्रिया क्या है दोस्तों? 147 रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का, दूसरे चैप्टर का 3 पार्ट। देखिए बहुत ही साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमने टोटल आपको 150 के आसपास क्वेश्चन कराने थे, ठीक है। तो 1, 2, 3 मैंने वीडियो बना दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। हालांकि 150 से अधिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सेशन को लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 148 नंबर, दिया है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों? एटीट्यूड कहा जाता है। क्या आपके अंदर वो एटीट्यूड है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 149, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति का नैसर्गिक या वंशानुगत प्राप्त क्षमता। नैसर्गिक या और वंशानुगत क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उससे जो क्षमता प्रदान होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो उसको कहा जाता है 149 एप्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है 150 नंबर का क्वेश्चन, आत्मबल के साथ सर्वदा जुड़ा रहता है। आत्मबल यानी कि
आत्मबल जो होता है कि आपका जो आंतरिक बल है वो किससे जुड़ा रहता है, वो आपका इमोशनल से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है बाह्य जगत की उत्तेजना के प्रति ज्ञानेंद्रियों की जागरूकता को कहते हैं। तो बाह्य जगत की उत्तेजना की प्रति ज्ञानेंद्रियों की जागरूकता को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे सेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 152 नंबर। दिया है किसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए स्वयं का आंतरिक झुकाव कहलाता है। तो स्वयं का आंतरिक झुकाव क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे 152 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो इंटरेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 153 नंबर का क्वेश्चन है कि संवेदना प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया है जब ज्ञान बोध की प्रक्रिया है। तो संवेदना प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया क्या है जबकि ज्ञान बोध प्रक्रिया क्या है ये बताना है। तो 153 जो है ये प्रस्तुतिकरण जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं उसकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 154 नंबर। दिया है मस्तिष्क को एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। बोलते हैं ना दिमाग लगाकर पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर। दिया है प्रशिक्षण, यहाँ पे होगा ठीक है, यहाँ पे प्रशिक्षण छ बना लीजिएगा। प्रशिक्षण या अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। तो प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर जो आपने अनुभव किया और आपने प्रशिक्षण लिया तो आपको उसको बिहेवियर में आ जाना ही उसको क्या कहा जाता है, बिहेवियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर। दिया है व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का संकेत है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का संकेत क्या है दोस्तों, ये रियलाइजेशन यानी कि अनुभूति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कल की सेशन में हम देखिए दूसरा लेसन खत्म हो चुका है, तीसरे लेसन को हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस में एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैंने ये अपलोड कर दिया, कल आपको एनालिसिस ऑफ सिलेबस मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ने आपने देखा, प्लीज़ सेशन को लाइक करिए दोस्तों और अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।